सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कौमी सियासत में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। कौमी असम्बली से पास होने वाली 8 इजाफी तरमीम की सेनेट ने भी मंजूरी दे दी है। यूं 27वीं आईनी तरमीम में तरमीम का अमल मुकम्मल हो गया है। सेनेट के 64 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया, जिनमें PTI के सैफुल्लाह बड़ो और JUI के अहमद खान भी शामिल थे। अब इस पर एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या वो अरकान जो इस्तीफा दे चुके हों या पार्टी से निकाले जा चुके हों, क्या वो वोट डालने के अहल हैं या नहीं। ताहम चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग देते हुए दोनों अरकान के वोट दुरुस्त करार दिए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि ना तो मुतल्लिका पार्टीज़ ने तहरीरी रेफरेंस दायर किया, ना ही सैफुल्लाह बड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या ये मामला अदालत में चैलेंज हो सकता है। आम बात यह भी है कि आज होने वाली तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टाइटल से मुताल्लिक इबहाम भी दूर हो गया है, लेकिन अभी तरमीम पर सदर के दस्तखत नहीं हुए थे कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है, क्योंकि 3 जजेस ने इस हवाले से ख़त लिखा था। क्या फुल कोर्ट इजलास का 27वीं तरमीम के मुस्तकबिल पर कोई फ़र्क पड़ेगा, जबकि काबीना ने मुसल्लह अफ़वाज के नए रूल्स की मंजूरी दे दी है ताकि नई तरमीम के मुताबिक तीनों अफ़वाज के निज़ाम में अमली तकाज़े पूरे किए जा सकें। ज़राए के मुताबिक जल्द ही पाकिस्तान में आर्मी के 2 नए 4 स्टार जनरल्स की तैनाती मुतवक्के है, जिनमें एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे पर फाइज होंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता रोज़ अमन जरगे का इनेकाद हुआ, जहाँ मुतालबा किया गया कि पाक अफगान पॉलिसी में वफाक को सूबे से मुशावरत करनी चाहिए। इजलास में यह भी तय पाया कि दाखिली सलामती की क़यादत पुलिस और CTD को दी जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या सूबे की पुलिस और CTD में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस जिम्मेदारी को निभा सकें। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान साहब, माहिर कानून हैं, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, हुज़ैफ़ा रहमान साहब स्टेट मिनिस्टर हैं, PMLN से ताल्लुक़ है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, ये बताइएगा कि क्या ये जो फुल कोर्ट इजलास 27वीं तरमीम के जो फ्यूचर है, इस पर कोई इफ़ेक्ट डालेगा आपके ख्याल में? आदिल, सीधी सी बात यह है कि जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आई थी तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या फुल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं थी कि आर्टिकल 191A के नीचे जो कमेटी बनी है उसको कोई एडवाइस करे। और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ने उस वक्त जो उसके कमेटी के जजेस थे उनको बताया था कि हमारी पावर नहीं है, और उसके बावजूद उन्होंने एक मीटिंग के मिनट्स जारी किए और उसके अंदर चीफ जस्टिस की पार्टिसिपेशन नहीं थी, और फिर चीफ जस्टिस ने उनको मीडिया पे रिलीज़ किया थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जी हमने इंटरनली जो है कईयों से मिला और उसके हमने के कंसेंसस पे पहुँचे कि सुप्रीम कोर्ट का है उसका जो आपकी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त थी उसका इख्तियार नहीं है। अब चीज़ थोड़ी सी आगे चली गई है, वो आगे ये चली गई है कि अब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आर्टिकल 191A जो है वो आपने एबॉलिश कर दिया या ख़त्म कर दिया या ओमिट कर दिया। उसकी जगह आपने आर्टिकल 175B जो है वो आपने इंट्रोड्यूस किया और आपने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपने बना दी है। जब आपने बनाई है तो उसके अंदर B के बाद C आता है कि उसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ये है कि अब आज मेरा ख्याल है कि शायद आज ही कैबिनेट जो है वो जो 175C की कंप्लाइंस है वो कर देगी, और जो फर्स्ट बैच प्राइम मिनिस्टर ने बनाना है अमंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो आपको नोटिफाई होता नज़र आएगा। तीसरा उसके अंदर ये है कि जब उसके पास 175E की जुरिस्डिक्शन आ गई है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जो आर्टिकल 184 जो उस दौर के था जो अभी उन्हें 175 के अंदर दे दिया गया है कि ये अब इख्तियार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आएगा। तो अगर टेक्निकली लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो पाकिस्तान की जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है इसका जो आज का इजलास बुलाना है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ एन अमेंडमेंट which has been passed by the parliament 2/3 majority under article 238 and 39 of the constitution। तो लिहाजा वो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी नई अमेंडमेंट आ गई, आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंक्शस ऑफिशियल हो गई है कि उसके पास इस तरह की कोई चीज़ का इख्तियार नहीं है। और मैं ये समझता ये हूँ कि शायद कल यही इस पर आएगा, क्योंकि एक तो ये है कि ये सारे नहीं जाएंगे, उसकी वजह यह है कि जो जजेस जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चले जाएंगे उनके पास 2 ऑप्शन है।
एक ऑप्शन ये है कि वो उसको ज्वाइन कर लें। अगर उसको ज्वाइन नहीं करते तो उसके बाद ये है कि दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर सीट्स, और उसके अंदर आपने एक प्रोसेस रखा हुआ है जुडिशल कमीशन का कि आपका जो है वो एक फ़ैसला जो है उसके अंदर जाएगा, वो ट्रांसफ़र ऑफ जजी से है। बट ऐसा जज जो है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आए, या जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उससे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाया जाए, तो वो अपने पर्क्स और प्रिविलेज तो रिटेन करेगा, बट ही विल नॉट एक्ट एज अ जज इन फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो नंबर वन ये है कि चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं है। इन जजेज़ ने जो लिखा है, मेरा ख्याल है कि इन्हें थोड़ा सा देख लेना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों के अंदर जो है प्रीएम्प्टिव या प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन जो है जिसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, उसका फोरम अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके अंदर जाने दें, वही उसका फैसला करेगा। और इनकी जजमेंट भी जो है वो आर्टिकल 189 के अंदर जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। तो बजाय इंस्टेड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रोवर्सी को किया जाए, इसको एमिकेबली जो है पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट है उसको मेरा ख्याल है एग्जीक्यूट होने देना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट की लीगल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। कोई कंसर्न्स है हुज़ैफा साहब आपकी गवर्नमेंट के इस फुल कोर्ट के हवाले से? नहीं जी, मैं बिल्कुल बैरिस्टर साहब की बात से एग्री करूंगा। पहली बात तो ये, बैरिस्टर साहब ने तो फरमाया कि 27 अमेंडमेंट के बाद ये नहीं हो सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है, मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई है, क्योंकि ये अगर करना भी था तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद करना था। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस तमाम मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास आ गए। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 27th अमेंडमेंट को पहली बात तो कलअदम करार दे भी नहीं सकता, लेकिन अगर 27th अमेंडमेंट को कलअदम करार दे भी दिया जाए या इवन कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कलअदम करार दे दे, तो भी अख्तियार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रहना है, ना कि वो अख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के पास चले जाना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने अगर अभी तक इसका कोई एलामिया तो मेरे ख्याल से बाज़ाब्ता सामने नहीं आया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई साहब कोई आया इसका एलामिया सामने? अभी तक तो नहीं आया सामने। तो उसके बाद ही देखें इस पे बातचीत की जा सकती है। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के इजलास के बाद जजेस की एक अक्सरियत जो है वो आईन और कानून के साथ खड़ी हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई जो है प्लानिंग कर रहा है कि वो किसी आईनी तरमीम को टर्न डाउन कर देगा, तो मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास से ये अख्तियार तो 26वीं आईनी तरमीम से ही ख़त्म हो गया था, और इसको अब 1 साल हो चुका है। So too little too late। जी जी बिल्कुल। ओके, यूसुफजई साहब आपकी कोई उम्मीदें हैं इस फुल कोर्ट से? बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो हुज़ैफा साहब ने बात की, मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करूंगा इस बात के ऊपर कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये देखते रहे और उनके सामने चीजें चली जाती रही। अब ये तो मेरा लगता है कि वो जो सांप चला जाता है रस्सी को कूटना होता है। आई थिंक अब तो अगर जो भी इकदाम अगर ये करेंगे भी तो मेरे ख्याल से वो कानून से टकराने वाली बात होगी। देखिए, हर इदारे के पास अपने एक इख्तियार होता है, और इस इख्तियार का अगर आप मिस यूज करेंगे या उसको करेंगे ही नहीं, इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो नतीजा फिर यही निकलता है। देखिए, बहुत सारी चीजें हम चीखते रहे कि जी ये चीजें ऐसी हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं, ये जो अदालतें इंसाफ नहीं दे पाएंगी, लेकिन वो सारी कंप्रोमाइज होते रहे चीजें। आज अगर कुछ जजों में ज़मीर जाग गया है और वो अगर कह रहे हैं कि जी हमें तो बिल्कुल बेदस्तपा कर दिया गया है, लेकिन अब उसका कुछ नहीं होगा। अब तो देखें, यही होगा कि दोबारा किसी को 2/3 अक्सरियत मिले और वो इन चीज़ों को रिवर्स करे, वो एक अलग बात है, लेकिन कानूनी तौर पे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ जिसके पास ताकत होगी वही जीत जाता है। तो वो मैं आपके ख्याल में जजेस के पास ताकत है? अब अभी तो नहीं रही है ना, अभी तो बिल्कुल वो है ना, लेकिन मैं कोई इस्तेमाल कर ले तो एक अलग बात है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो आदत पड़ी है लोगों को ना कि पाकिस्तान में हम समझते हैं कि जी कुछ चीजें क्या है, वो शेर छुटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। हाफिज एहसान साहब ऐसा ही है कुछ? देखिए आदिल, एक ये है कि फुल कोर्ट के अंदर आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो है उन्हें कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को स्ट्राइक डाउन करना है या अल्ट्रा वायरीज करना है, तो जनरल प्रिंसिपल लॉ ये है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के ऊपर एक एडजुडिकेटिंग करना पड़ेगा, और उस एडजुडिकेशन के अंदर आपको फेडरेशन को नोटिस देना पड़ेंगे, और उसकी प्रॉपर हेयरिंग के बाद एक फ़ैसला करेंगे। किसी भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या दुनिया भर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये नहीं है कि आप एक लेजिस्लेशन को टेक इफेक्ट जो है वो होने से पहले जो है आप उसको सस्पेंड करें। दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर आपने ये काम किया है या उस काम की तरफ
तरफ आप करने जा रहे हैं, तो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आएंगे उसकी कोई बाइंडिंग हैसियत जो है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आएगी। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव तीसरा एक्सरसाइज है, ये जुडिशल नहीं है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस बुनियाद के ऊपर इसे बुलाया गया है कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और एजेंडा इसको डिस्कस करना है, तो जब आदिल आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ही नहीं है या आप कॉन्स्टिट्यूशनल आप उस काम के एलिजिबल ही नहीं है तो आपको नहीं। और यही वो प्रॉब्लम है। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कंसिस्टेंटली विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहती, चाहे वो पीटीआई का दौर था या पीपल्स पार्टी का दौर था या पीएमएलएन का दौर था या जो भी आपकी पिछली गवर्नमेंट जो है, नहीं देखें, बात ये है कि ये और आज देख लें ना, आप देख लें कि आपने 15-20 साल जो है पॉलिटिकली जो है वो आपने सुप्रीम कोर्ट को चलाया और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस था पीछे, और इसलिए आपने जब उसको बुलडोज करने चाहा, आपने कहा कि लेजिस्लेशन भी हम करेंगे, उसकी स्ट्राइक डाउन भी हम करेंगे, एडवाइस भी हम करेंगे। और फाइनली ये है कि अब ये है कि अब रियलाइज हो गया है ना कि इस वक्त पावर किसके पास। छोड़े इस चीज को, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो एक, इट इज अ सेकंड क्वेश्चन एंड नॉट, दिस इज नॉट अ जॉब कि अनटिल अनलेस वो लेजिटिमेसी जो है वो कॉम्पिटेंट फोरम से स्ट्राइक डाउन या ऑब्जर्व नहीं आती, उतनी देर तक सिर्फ ये कहना। और आदिल दो आपके सामने जो आए अमेंडमेंट्स आई हैं आर्टिकल 175B या 243 के अंदर जो दोनों अमेंडमेंट्स आई हैं वो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट आई है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है उसके होते हुए वो कोई इख्तियार ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जुरिसडिक्शन का है, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा और मेरा ख्याल है वही अप्रोप्रिएट। शौकत साहब आप कोई बात करना चाह रहे थे, फिर मैंने सवाल डिस्कशन टॉपिक सिर्फ ये कह रहा था ना कि दो चीजें ऐसी होती थी जो हमें हमेशा बताया जाता था कि एक तो वो कानून साजी जो आपके उससे खिलाफ हो, इस्लाम के खिलाफ हो, और दूसरा ये कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो, तो उस पर ज़्यादातर नोटिस लिए जाते थे। तो आई थिंक वो तो अब वो इख्तियार भी ख़त्म हो गया इनका, वो तो आईनी अदालत बन रही है उनके पास चले गया भाईजान। तो आई थिंक अब भाईजान शौकत भाई, शराब की बोतल पे, किसी की फ्लाइट पे, रेकोडिक के ऊपर 7-7 अरब डॉलर के टीके मुल्क को लगे, बाद में पैर पकड़ने पड़े आपको, जाकर मीडिएशन कराकर अपने मुल्क को उस नुकसान से बचाना पड़ा। अब क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, आप यहाँ खड़ी हो जाएं, आप वहाँ, लेकिन खैर बहरहाल ये बहस नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसका खमियाजा तो भुगत रहा है ना कि हाँ, मैं आदिल में सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि दोनों जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके अंदर प्रिंसिपली सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ या जस्टिस सेक्टर्स जो है वो 15-20 साल से उस पर एग्री थी। अब देखें ना, मेरिट्स पे बात कोई नहीं कर रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनती है तो उससे ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस जो है वो कम हो जाएंगे और किसी और को आपने दिया नहीं है। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी सेपरेशन ऑफ पावर जो है या उसके बाद जो है इन सारे मामलात की जुरिसडिक्शन जो है दुनिया के 80 ममालिक ने की है और हमसे ज़्यादा वो एस्टैब्लिश इस प्रिंसिपल को समझते हैं। सब ने इस पर इत्तफाक किया है कि इससे आपकी एग्जेक्टिव ना ओवर रीच होती है ना आपका इसके अंदर जो है सेपरेशन ऑफ पावर पे इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इसको एक स्मूथली ट्रांजिशन मुझे और कल को अगर कोई गवर्नमेंट आए उन मुल्कों के अंदर उससे पहले इन चीजों पे प्रोस्पेक्टिव लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिस्ट्रेंट करना चाहिए। सर प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ तो सियासतदान कसीदे पढ़ते हैं भाई, मतलब आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, किन किन टाइटल्स से नवाजते हैं सियासतदान हमारे। तो बंसी साहब हमारे ये हाल है कि हमारे एक सेनेटर है वो वोट करता है फिर फौरन इस्तीफा देता है और आगे से यूसुफ रजा गिलानी साहब उनको कहते हैं हम आपको दोबारा बना लेंगे। ओके लेकिन आपके ही दौर में हुजूर सेनेट के अंदर जब अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया गया तो पूछा गया कि भाई ये आपको इतने वोट कैसे पड़े कि आपका नंबर ही नहीं था। चेयरमैन सेनेट के मामले में भी तो आपके लोगों ने, आपके सेनेटर्स ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बाहर निकल के मीडिया टॉक करते हुए कहा कि ये ज़मीर की आवाज़ पे आप हमारे लोगों ने वोट दिया है। आपको याद है कि नहीं? बिल्कुल हमसे, मैं ये कहता हूँ कि वो गलतियाँ थी हमसे हुई हैं। बस ठीक है हुज़ैफ़ा साहब, ये जो नन्ही नन्ही गलतियाँ सारे सियासतदान करते हैं, इन्होंने भी नन्ही नन्ही छोटी छोटी गलतियाँ की, अभी आप लोग भी छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि ये ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है डिफेक्शन के प्रोसेस को? आप लोग क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ठीक है जो हुकूमती अराकीन अब आपके कह रहे हैं कि जो मुनर्रिफ अराकीन है उनके ज़मीर की आवाज़ है, कल ये कह रहे थे, आज आप कह रहे हैं, उससे पहले भी दूसरी जमातें के सब एक दूसरे को इसी तरीके से लिटा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है मुल्क में?
देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि यूसुफजई साहब ने जो है इस बात को कहा कि हमारी ये गलती थी। और मैं भी ये समझता हूँ कि चूँकि अगर किसी ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया है या वो उस आइनी तरमीम की किसी शख्स से इत्तफ़ाक़ करता था, उसने इसलिए उस पर वोट कर दिया, तो कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग तो नहीं है। लेकिन मोरली मैं समझता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी दलील नहीं है कि मैं उस एक्शन को कहूँ कि नहीं जी वो एक्शन बिल्कुल ठीक था। और ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हाँ कड़वा कड़वा थो। अगर आप किसी जमात के टिकट पर इलेक्ट हुए हैं तो ऐन मुमकिन है जमात के नुक्ते नज़र से आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप दुरुस्त हों, जमात गलत हो सकती है, लेकिन फिर ज़ाहिर है पार्टी डिसिप्लिन की तो जो है वो यही है मिरास कि आप इस्तीफ़ा दें, स्टेप डाउन करें और घर जाएं। तो मैं इसलिए अगर आप मुझसे मज़ीद भी कुरेदेंगे पूछेंगे तो मेरे पास कोई इखलाकी दलील नहीं है कि मैं कहूँ नहीं जी उन्होंने वोट दिया और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। सो आपके ख्याल में उन्होंने अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ कर कर गलत किया? देखें, जिस पार्टी का वो हिस्सा हैं, जिस पार्टी के हलफ को पढ़कर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और जिस सिस्टम में वो अगर रुकने असम्बली बने हैं और वो सिस्टम ये कहता है कि आपने अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी जो है डायरेक्शन को फॉलो करना है, तो फिर तो ज़ाहिर है अगर आप कहें कि मैं एक दफ़ा वोट कर कर रिज़ाइन कर दूंगा तो फिर ज़ाहिर है आपकी पोजीशन बड़ी कंप्रोमाइज़ होती है। मुझे नहीं पता कि ये 2021 में अगर बने हैं फिर तो ये ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अगर ये 2024 वाले सेनेटर्स हैं तो उनके पास एक डायरेक्ट लीगल गुंजाइश भी है, इवन की इखलाकी गुंजाइश भी है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सारे लोग आज़ाद हैं और वो कह सकते हैं कि मैंने आज़ाद लोगों से वोट लिया है, तो मेरी पार्टी ऐवान में थी नहीं उस वक्त। तो लेकिन अगर आपने पार्टी के टिकट पर लड़ा है और फिर ये सूरत हाल है और एन मुमकिन है उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल ठीक हो, लेकिन चूंकि एक्शन का तरीक़ेकार जो है उसको फिर आपको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम इश्यूज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अहमद खान के वोट की और अबड़ो साहब के वोट की अब क्या पोजीशन है अगर उनको उनकी पार्टीज ने एक्सपेल कर दिया? देखें, आदिल ये है कि आर्टिकल 63A ये कहता है कि आपने अगर उस प्रोसेस को करना है तो उस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए। ये यूसुफजई साहब को पता है कि इसी तरह ये जो आपकी यूसुफजई जो कौन सी थी, वो एक MNA थी PTI की, जिन्होंने डिफेक्शन की थी और उसको PTI ने निकाला, यूसुफ गुलालई मेरा ख्याल है, और मामला जब आयशा गुलालई, तो उस मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो जो पार्टी हेड ने लिखा था वो उस दौर के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने वो बात रद्द कर दी थी कि अगर आपने कोई भी प्रोसेस इनिशिएट करना है तो आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी हियरिंग देनी है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक ये है कि क्या पार्लियामानी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस ही कि आपने इसको फॉलो करना है, नंबर 1। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि क्या पार्लियामानी पार्टी का मेजॉरिटी फैसला था कि हमने उसे करना है, या ये है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ने करना है। अब अगर प्रेसिडेंट ने करना है तो इस वक्त टेक्निकली या कॉन्स्टिट्यूशनली जो है PTI का कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर नोटिफाइड रजिस्टर नहीं है, तो लिहाजा जब इलेक्शन कमीशन के अंदर उनका पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, हुज़ैफा साहब बात करें आप उससे एग्री कर रहे हैं क्योंकि वो आज़ाद हैं? नहीं, वो आज़ाद हों भी, वो आज़ाद न भी हों, मैं ये नहीं बात कर रहा कि वो आज़ाद न भी हों। ये वो सेनेटर्स हैं आपके सामने कि जो पार्टी सिंबल्स पे आए थे, चाहे मौलाना साहब का ये आए थे। मौलाना साहब वाला जो सेनेटर है उसका ऑल टुगेदर डिफरेंट मामला है, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब इनका जो स्ट्रक्चर जो है, वो जो स्ट्रक्चर अगर इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक मेरा ख्याल है कि उसको रिकग्नाइज नहीं किया, तो अब कौन सा ऐसा शख्स होगा कि वो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को लिखने से पहले सेनेट के चेयरमैन को लिखेगा। वो सेनेट का चेयरमैन पहले तो ये करेगा कि क्या बैरिस्टर गोहर की ऑथोराइजेशन है या बैरिस्टर गोहर ने किसी को ऑथोराइजेशन दी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है। लेकिन अगर वो ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दिया, देखिए उन्होंने कह दिया फ्लोर ऑफ द हाउस कर दिया, लेकिन जितनी देर तक जो है सेनेट का चेयरमैन जो है उसको एक्सेप्ट न करे, उसको नोटिफाई न करे और अल्टीमेटली इसको डी नोटिफाई करना है वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो जब तक इलेक्शन हाँ, ये एक चीज़ आई है कि इससे एक गवर्नमेंट वीक फुटिंग पे आ गई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली दोनों वोट्स जो हैं, चाहे JUI का है या उसके बाद आपका वोट जो है PTI का है, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वैलिड है। हाँ, उसका एक कॉन्सिक्वेंस आर्टिकल 63A के अंदर है कि अगर उसकी वायलेशंस की जाती है तो आपको डिफेक्शंस के अंदर आपको निकाल दिया जाता है। जो जस्टिस बदयाल के दौर पे उन्होंने कहा था कि आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर आई थी, जिस पे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया। तो लिहाजा ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया
ये जो आपके अबरू साहब जो हैं ये रिज़ाइन नहीं करते अभी तक जो है ये, और चेयरमैन सेनेट नहीं भिजवाता उसके अंदर, तो सबसे पहली लेजिटिमेसी आएगी कि कौन ऐसा शख्स है जो उसको ऑर्डर इशू करे। और इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर आपका वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है उस हायरार्की के अंदर जो आर्टिकल सेक्शन 210 से 215 तक है जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है, तो कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं दी जा सकती। तो इस हवाले से देखा जाए विदाउट एनी पॉलिटिकल, अबरू का केस जो है वो बड़ा वेल साउंड रीजनिंग है। अगर वो रिजाइन ना भी करे तो पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल है कि उसको डी सीट करवाया जाए, क्योंकि अथॉरिटी इनहेरिट नहीं करती। जहां तक मौलाना साहब वाली बात है उसके अंदर बिल्कुल उनका स्ट्रक्चर मौजूद है और वो 1-2 दिन के अंदर जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आयशा गुल अलैह फैसले के मुताबिक अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देगा, उसके बाद एक फैसला, और उस फैसले को जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। जितनी देर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी आपकी मेंबरशिप जो है वो इंटैक्ट रहेगी और आप उस सारे लेजिस्लेटिव बिजनेस या प्रोसेस के अंदर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, आप वोट भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉल एंड वाइड होती है तो उस दिन के बाद जो है आपकी चीजें काउंट्री होगी, उस दिन से पहले जो है इसका मतलब यह है कि सेनेटर अहमद खान की 3-4 साल तक तो वैलिड रहेगी। नहीं, वो अगर अब ये मामला भी जो है वहां पे भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएगा, क्योंकि रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इस डिबेट से निकलने से पहले ये कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को डायलॉग जाना चाहिए, और कल को कोई भी हुकूमत आती है, जिस तरह का ये मैकेनिज्म बना है पॉलिटिकली उन्हें सूट करता है कि अगर चीजें गलत हुई हैं तो उनको अंडू कर दें, और उस अंडू करने के लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं आएगी। जुडिशल कमीशन के अंदर उनकी मेजॉरिटी आएगी, उस मेजॉरिटी के बाद एक फैसला करें, लेकिन फोरम जो है वो आप आइन का, कानून का और जो लिखा हुआ है उसको आप अडॉप्ट करना राइट। नए रूल्स और जो ओहदों पे अभी तकर्रुर होने हैं ये कब तक एक्सपेक्टेड है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 243 जो है उसके अंदर आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया है। अगर डिफेंस ऑफ फोर्सेस की उनकी अपॉइंटमेंट होती है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा है कि उसका इफेक्ट जो है वो 27 ऑफ नवंबर से आएगा, तो अगर 27 ऑफ नवंबर से पाकिस्तान की कैबिनेट उसको देती है तो उनकी टर्म जो है जो 5 ईयर्स आपने आर्मी एक्ट के अंदर लिखी है वो 25 से लेके 30th जो आप 2030 27 नवंबर वो जो नया ओहदा होगा उसकी होगी जी। वो जो चीफ ऑफ डिफेंस की आप बात कर रहे हैं, वो दोनों एक जगह मर्ज कर दिए हैं हुज़ैफा, वो दोनों एक जगह मर्ज कर दिए। देयर विल बी नो इंडिपेंडेंट ऑफिस either by if you appoint a chief defense forces, he should have been and he should be the chief of army staff. ये मुमकिन नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने और लगाया और एक इस नए ओहदे पे लगाया। नाउ द सेइंग इज कि अगर आपने ऑर्डर करने, अगर आपने तैनाती करनी है, अभी इन पे ये इट्स टू अर्ली, चीजें अभी मैच्योर होना बाकी नहीं। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सामने आ जाएगी बताई है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो मियाद है वो 5 साल है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, आप जब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स 27 नवंबर से अपॉइंट हो जाएंगे, यानी उनका टेन्योर शुरू हो जाएगा, तो उस ड्यूरेशन में वाइस चीफ एग्जिस्ट करेंगे, आर्मी चीफ एग्जिस्ट करेंगे? देखिए आपने एक पॉलिटिकल नैरेटिव किया, पॉलिटिकल नैरेटिव ये आया कि 2022 के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है और उसको 2025 के अंदर 27 नवंबर को ख़त्म होना है। हाँ। इस दौरान एक आपका लॉ आ गया, उस लॉ के अंदर 3 से बजाय 5 साल कर दी गई। मेरा ये व्यू पॉइंट है कि जब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ किसी की चीज़ की आप मियाद बढ़ाते हैं तो वो फिर वही काउंट किया जाता है जो उस लॉ के अंदर है। अब सिचुएशन ये आ गई है कि आपने एक नया ओहदा जो है वो क्रिएट की है और एक आपने नया ओहदा जो है अबॉलिश की है। अब ये मुमकिन नहीं है कि आपका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो 5 साल के लिए हो और आपका आर्मी चीफ जो है वो 3 साल के लिए आए। ये दोनों अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये 27 से पहले आएंगी और उसके अंदर जिसको भी अपॉइंट किया जाता है वो शख्स पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होगा, चूंकि एक ही जगह आपने दोनों को रखा हुआ है और उसका ड्यूरेशन जो है वो 27 ऑफ नवंबर 2030 तक चलेगा। और फिर ये है कि आपकी सेक्शन 8B(c) के अंदर जो आर्मी एक्ट है वहाँ पे आपने 1 टर्म एक्सटेंशन 5 ईयर्स की आपने लगाई है। और अगर आप इसको लगा देते हैं, अगर आप इसको लगा देते हैं तो आर्टिकल 243 के नीचे जो आपने अमेंडमेंट की है, इस ऑफिस को जो आपके डिफेंस फोर्सेस का चीफ है, आर्मी चीफ है, या उसके बाद आपके जो सर्विसेज चीफ दूसरे आपने लगाने हैं, या आपने जो है नेशनल स्ट्रेटजी कमांड का आपने लगाना है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट टू दी जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होंगे। यानी कि वो आर्टिकल 47 के अंदर जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का तरीक़ेकार है वो है कि जब एक दफ़ा गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेगी उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के पास ये कोई पावर नहीं है कि उसको रिमूव कर दिया जाए या इसको डी सीट कर दिया जाए। आपने उस प्रोसेस के अंदर जाना है, उस प्रोसेस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग
हियरिंग आएगी, 7 दिन का मौका मिलेगा, उसके बाद सारे लोग इकट्ठे होंगे और जो आपकी टोटल मेंबरशिप है, नॉट द प्रेजेंट मेंबरशिप, जो टोटल मेंबरशिप है, अगर वो 2/3 से फैसला कर देती है कि ये शख्स जो है इसे ही शुड नॉट बी सिट एज द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आपके जो तीनों सर्विसेज चीज़ है, ही स्टैंड्स रिटायर्ड फ्रॉम द डैट डे। बट अगर वो प्रोसेस जो है वो नहीं होता तो वो चीज़ जो है वो इंटैक्ट रहेगी। और मेरा ख्याल है कि यही जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है आपने दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आपने अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी है, ऑडिटर जनरल को दी है, या उसके बाद आपने जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर्स को दी है, या उसके बाद आपके ऑम्बड्समैन है, आपने एक स्पेशल फोरम क्रिएट किया है कि वंस द गवर्नमेंट एडवाइज अंडर आर्टिकल 90 टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते अनटिल वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम जो है वो आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसके अंदर इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया है, उसके अलावा आप आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस या किसी भी सर्विसेज चीज़ को आप रिमूव नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है इसलिए डेफिनेटली पार्लियामेंट ने सोचा होगा फॉर पोलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, ये नहीं है कि कोई आए और आप उसे निकाल दे वन फाइन मॉर्निंग। जो है जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप गए हुए हैं और प्रोटेक्शन आपने दी हुई है, उस एनवायरनमेंट के अंदर अगर पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है तो रीजनेबल है, लॉजिकल है एंड एट पार विद द अदर कंट्रीज है। सो ये अभी क्विकली, क्योंकि मैंने फिर शौकत यूसुफजई साहब के पास जाना है, ये रीअपॉइंटमेंट होगी आर्मी चीफ की इसमें? नहीं, आज जो है ये नई अपॉइंटमेंट आएगी, रीअपॉइंटमेंट नहीं आएगी। so ये अब आज जो अपॉइंटमेंट आएगी आपकी वो नई अपॉइंटमेंट आएगी, क्योंकि 2000 जो आपका 25 है उसके अंदर आप बकौल आपके अगर ये नैरेटिव ना क्रिएट किया जाता कि जी नहीं ये 3 साल नहीं है बल्कि 5 साल है, तो शायद ये नौबत ना आती। अब आप देखें कि आपका जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो 20 को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस ओहदे को आपने इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है 27 नवंबर 2025। तो लिहाजा मतलब ये है कि एक फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी जो आपकी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होगी, एंड वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि ही शुड बी आर्मी चीफ। तो अगर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को आपने 5 साल लगाया, जो सेक्शन 8 के अंदर आज आप अमेंडमेंट कर देंगे कि वो वहाँ पे जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, तो फिर 5 साल का पीरियड है और 1 टाइम एक्सटेंशन। शौकत साहब ये बताएं, ये 27वीं जो तरमीम है अब एक रियलिटी बन चुकी है और इतने आइन की क्लॉजेज अभी आपको हाफिज एहसान साहब ने बताई, सुन रहे थे आप, मैं भी सुन रहा था। इस रियलिटी को आप लोगों ने तस्लीम करते हुए कोई अपनी सियासत में चेंज लाने का सोचा है या इसी स्टाइल से आगे बढ़ना? नहीं, देखें हर पार्टी अपने स्ट्रगल करती है। ये तो देखें ये ऐसे कवानीन है जिससे अगर आप चीज़ों को इस तरह कंट्रोल करेंगे, जमहूरियत को कंट्रोल करेंगे, सियासी पार्टियों को कंट्रोल करेंगे, तो फिर तो सियासत नहीं रही। जिस तरह ये आबलो साहब ने अगर सेनेट के अंदर खड़े होकर इस्तीफा दे दिया है, तो फिर क्या कौन सा कानून है जो फिर कहे कि जी नहीं वो तो वैसे ही उन्होंने कह दिया था, अब दोबारा उनको हेयरिंग की जाए। यानी उसने सेनेट के अंदर खड़े होकर कह दिए। तो ये बात चीज़ों को हम बड़ा अजीब सा हल्का ले रहे हैं, इस तरह नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुल्क मुस्तहकम हो सकता है, हमें वो चीज़ें भी करनी है। अभी तक हमने आवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं की है, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है, और हमेशा कानून साजी होती है आवाम के लिए। इसलिए इसमें किसी का इंटरेस्ट तो नहीं है, आवाम तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है, क्योंकि वो बिल्कुल मायूस हो गई है। इन्होंने कहा था कि हम आवाम को मईशत ठीक करके देंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो इस तरह की तो कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, पीटीआई की अपनी सियासत है, अगर किसी को नहीं पसंद है उनकी अपनी वो है, लेकिन पीटीआई का वोट बैंक तो कहीं नहीं किया ना, वोट बैंक तो अभी भी मौजूद है। तो अगर उसका वोट बैंक आपने डिस्टर्ब करना था तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ऐसे कवानीन बनाएं कि जिससे वो सियासत ना कर सके। आपको वो कवानीन बनाने चाहिए थे जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। तो अवाम में तो अगर आप वोट को इज्जत दो वाली बात कर रहे हैं, तो अब वो तो इज्जत दो वाली बात तो ख़त्म हो गई है। अब तो सुबह शाम यही सोचा जा रहा है कि अगर इमरान खान रिहा होता है तो क्या होगा, किस किस को बचाना है। वो तो बेचारा पहले ही कह चुका है कि जी मैंने किसी को कुछ नहीं कहना है, मैं सबको माफ कर दूंगा। लेकिन ये खतरा अभी तक है, ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। इस नैरेटिव से ना वो लॉ स्ट्राइक डाउन हो सकता है, ना लॉ सस्पेंड हो सकता है। हाँ, एक सूरत और है, वो ये है कि फिर आप जो भी कॉम्पिटेंट फोरम है जो आर्टिकल 199 के अंदर मौजूद है या 175E के अंदर मौजूद है, उसके अंदर जाना पड़ेगा। रोड्स के ऊपर या आउटसाइड द पार्लियामेंट जो है कहने से जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की लेजिटिमेसी जो है ना वो इफेक्ट हो सकती है, ना वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है, ना सस्पेंड हो। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दहशतगर्दी से मुताल्लिक कुछ जो वाक़यात हुए हैं उस पर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं
उनकी क्या अपडेट्स हैं उसको कुछ एनालाइज करेंगे अपने तौर पर आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सिक्योरिटी ज़राए से इंकशाफ हुआ है कि कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। इत्तलात के मुताबिक इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। इस हवाले से कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे, जबकि हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली फितना अल खवारिज टीटीपी से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि अफगान तालिबान की तरफ से फितना अल खवारिज पर दबाव रहता है कि अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल ना करें ताकि उन पर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक का दबाव ना पड़े। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खवारिज जैश उल हिंद का मुतादिद बार नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने ना आए। ज़राए के मुताबिक इस हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खर्चात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की सिक्योरिटी डिमांड थी। अब हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शुकूक व शुबहात को ख़त्म कर दिया है। तहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने अज़्म का इजहार किया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी दहशतगर्द ख़त्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।